एक बार फिर से हम आ गए हैं नए वीडियो में। हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं और उसमें मैंने बता दिया था कि हम समास को 3 भागों में पढ़ रहे हैं, 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो एक पार्ट हो गया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने समास का अर्थ समझ लिया, फिर पूर्व पद उत्तर पद क्या होता है ये समझ लिया, समस्त पद समझ लिया, कारक समझ लिया और अव्यय समझ लिया। यानी समास को पढ़ने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है, जिन जिन चीजों को जानने की जरूरत होती है, वो सब हमने जान लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे है समास के भेद। हिंदी में समास के कुल 6 भेद होते हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास को पढ़ने के लिए हमें अव्यय जानना था, इसलिए हमने पिछली वीडियो में अव्यय पढ़ लिया। अब हमें पता है कि अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय या अविकारी किसे कहते हैं। अब इसकी जरूरत इस समास को समझने के लिए पड़ेगी। तो चलिए इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है। इसमें प्रथम पद अव्यय होता है और इसका अर्थ प्रधान होता है, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। यानी इस समास में जो पूर्व पद होगा वो अव्यय होगा, यानी उसका किसी भी कारण से रूप नहीं बदलेगा, वो हमेशा एक ही रूप में रहता है। और उस समास में जो वो पूर्व पद अव्यय होगा उसी का अर्थ उसमें प्रधान होगा, यानी दूसरा जो पद होगा, उत्तर पद जो होगा, उसका अर्थ प्रधान नहीं होगा। वो होगा लेकिन उसका अर्थ प्रधान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पूर्व पद का जो अर्थ होगा वही प्रधान होगा। ये इसे पहचानने का नियम है। इसे आइए हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पहला एग्जाम्पल लिखा है शक्ति के अनुसार, और इसका समस्त पद लिखा जाएगा यथाशक्ति। अब जब हम समस्त पद में देखेंगे तो ये है पूर्व पद यथा, तो ये है पूर्व पद यथा और उत्तर पद है शक्ति। अब यथा, यथा का अर्थ होता है अनुसार, तो इसका जब यथाशक्ति का जब हम विग्रह करेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा शक्ति के अनुसार, यानी शक्ति के अनुसार। यथा का अर्थ है अनुसार और शक्ति का मतलब तो सबको पता है, और बीच में कारक चिन्ह लगा के। तो यहाँ यथा इंपॉर्टेंट है, यथा का अर्थ इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि शक्ति तो सबके पास है, लेकिन उसके अनुसार जो आदमी काम करता है ना, तो वही यहाँ पे डिपेंड करता है अर्थ में। आप दूसरे एग्जाम्पल में भी यथा है, तीसरे एग्जाम्पल में भी यथा है, तो ये सेम होगा। इसलिए मैं चौथे वाले एग्जाम्पल को फिर से समझाना चाहूंगा। दूसरा वाला एग्जाम्पल में लिखा गया है यथाक्रम, क्रम के अनुसार। उसी तरह तीसरा है यथा नियम, नियम के अनुसार। चौथा है प्रतिदिन, प्रतिदिन का विग्रह करेंगे तो लिखा जाएगा प्रत्येक दिन। तो प्रत्येक दिन, दिन तो होता है लेकिन प्रत्येक दिन किया गया है, यानी डेली किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। प्रति इसमें पूर्व पद है, और तो चौथा एग्जाम्पल है प्रतिदिन, जिसका विग्रह होता है प्रत्येक दिन। अब इस प्रतिदिन में जब हम देखेंगे तो पूर्व पद होगा प्रति और उत्तर पद होगा दिन। तो यहाँ कहा गया कि पूर्व पद जो होगा वो अव्यय होगा, यानी प्रति जो है ये अव्यय है और इसी का अर्थ प्रधान होगा। तो इसमें देखिए कैसे अर्थ प्रधान है। क्यों अर्थ प्रधान है? क्योंकि दिन तो रोज होता है, हम काम तो दिन में ही करते हैं, हर दिन के हिसाब से ही करते हैं। लेकिन हम रोज करते हैं या कभी कभी करते हैं, हफ्ते में 2 बार करते हैं या महीने में 2 बार करते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ क्या कहा गया है? प्रतिदिन किया गया है, प्रत्येक दिन, यानी डेली किया गया है। तो ये जो डेली है, प्रति है, प्रत्येक दिन जो है, प्रत्येक, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ कहा गया कि पूर्व पद अव्यय होगा और उसका अर्थ प्रधान होगा। तो हम समझ गए कि यहाँ पर इस समास में पूर्व पद जो होगा वो अव्यय होगा या अविकारी होगा और इसी का अर्थ प्रधान होगा। दूसरा वाला जो पद होगा वो इंपॉर्टेंट नहीं होगा। और एक बात बता दूं मैं, अव्ययभाव समास में अधिकांशतः पूर्व पद अव्यय होता है और जो उत्तर पद होता है वो संज्ञा होता है। अब आपको मैं समझा दूं संज्ञा कैसे हो सकता है। जैसे यथाशक्ति में देखेंगे तो पूर्व पद यथा, ये अव्यय है, क्योंकि यथा हर किसी के साथ यथा के रूप में लगता है, इसका कोई और रूप नहीं है। यथी नहीं है, यथे नहीं है, ऐसा कोई शब्द है ही नहीं, यानी ये अव्यय है। और शक्ति, शक्ति सबको पता है, संज्ञा है। उसी तरह यहाँ प्रतिदिन में भी देखेंगे तो प्रति अव्यय है, लेकिन दिन क्या है? संज्ञा है। आखिरी एग्जाम्पल है प्रतिवर्ष, जिसका विग्रह होगा हर वर्ष।
तो हमने समझ लिया कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। इसमें एक चीज समझ लीजिए कि ये जो पार्ट है जिसमें कारक चिन्ह लगाकर जो हम लिखते हैं इसको कहते हैं समास विग्रह, और ये जो पार्ट है जो समस्त पद है जो अल्टीमेट रिजल्ट देता है जिसमें कारक चिन्ह नहीं लगा होता है ये होता है समास। तो अगर आपको कहा जाए, मान लीजिए कि क्वेश्चन में ये दे दिया जाए शक्ति के अनुसार, और आपसे कहा जाए कि इसका समस्त पद लिखिए या समासिक रूप लिखिए और ये कौन सा समास है इसका नाम बताइए, तो आपको आंसर में लिखना पड़ेगा यथाशक्ति और समास का नाम अव्ययी भाव समास। यानी समास बनाने की जो प्रक्रिया है अगर उसी को उल्टा कर दे तो उसी को समास विग्रह कहते हैं। यानी अगर ये लिखा हुआ है तो आपको कहा जाएगा समासिक रूप बताइए यानी समास बनाइए, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। और अगर ये दे दिया गया समासिक रूप दे दिया गया यानी समास समस्त पद दे दिया गया तो आपको कहा जाएगा इसका विग्रह कीजिए, तो विग्रह करते समय ये लिखना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो गई। अब इसका जरूरत हर समास में पड़ेगा इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया। तो चलते हैं आगे और अब हम पढ़ेंगे दूसरा भेद। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, इसे बनाने में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो क्या है, इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे अव्ययी भाव समास में हमने पढ़ा कि पहला पद यानी पूर्व पद प्रधान होता है, उसी तरह यहाँ पर दूसरा पद प्रधान होता है यानी उत्तर पद प्रधान होता है। और जो दोनों पद होता है उसके बीच में जो कारक चिन्ह लगा होता है उन कारक चिन्हों को अगर हम हटा देंगे और दोनों शब्द को जोड़ देंगे तो एक नया शब्द बनेगा और वही तत्पुरुष समास कहलाएगा यानी समस्त पद कहलाएगा। चलिए एग्जाम्पल में देख लेते हैं। यहाँ लिखा है तुलसीदास द्वारा कृत, ये समास विग्रह है, इसमें लिखा हुआ है तुलसीदास द्वारा कृत। तो यहाँ पूर्व पद है तुलसीदास और उत्तर पद है कृत। कृत का मतलब होता है किया हुआ, तो यहाँ इसका अर्थ होता है तुलसीदास द्वारा कृत का अर्थ है तुलसीदास ने जो भी किया। तो तुलसीदास सबको पता है कि तुलसीदास ने रचनाएं लिखी थी और सबसे जो पॉपुलर जो सबसे फेमस रचना है वो रामचरितमानस है। तो इसमें जो ये द्वारा लगा है ये कारक चिन्ह है, और अगर इसको हम हटा देते हैं, लोप करना यानी यहाँ जो डेफिनेशन जो हम पढ़ रहे थे इसमें लोप लिखा हुआ है, तो ये जो लोप है, लोप का मतलब होता है गायब कर देना, हटा देना। तो यहाँ से अगर हम ये कारक चिन्ह को अगर हटा देते हैं तो ये जो दोनों शब्द बच गए तुलसीदास और कृत, इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए और ये समस्त पद बन जाएगा तुलसीदास कृत हो गया। तो ये होता है तत्पुरुष समास का समस्त पद बनाने का नियम। और दूसरा एग्जाम्पल है राजा का महल। अब यहाँ पूर्व पद है राजा और उत्तर पद है महल और बीच में कारक चिन्ह लगा है का जो दोनों को जोड़ रहा है। अब अगर इसका समस्त पद बनाएंगे तो इसका कारक चिन्ह हटा दीजिए और दोनों राजा और महल दोनों को जोड़ दीजिए। तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कभी भी हम राजा महल नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि आज तक हमने ऐसा कोई शब्द पढ़ा ही नहीं है और ऐसा शब्द है भी नहीं। तो इसलिए हमको पता है कि राजा और महल को जोड़ने से राजमहल हो जाता है, इसलिए हम इसको लिखेंगे राजमहल। तो समस्त पद बन जाएगा राजमहल और इस तरह से ये तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी तरह से आगे भी और एग्जाम्पल्स उसको आप पढ़ लेंगे आगे, इसी तरह से समझ लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक नई चीज जानने की जरूरत मिलती है, एक नया चीज जानने को मिलता है और वो ये है कि तत्पुरुष समास के भेद। अब तक हमने हिंदी के समास के बारे में पढ़ा कि हिंदी में समास 6 प्रकार के माने गए हैं, लेकिन उन 6 प्रकार में से जो दूसरा प्रकार है तत्पुरुष समास, फिर उसके भी 6 भेद किए गए हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप बस ध्यान से सुनते जाइए, समझ में आ जाएगी चीजें। हिंदी में टोटल 6 प्रकार के समास माने गए हैं और उसमें से दूसरा समास जो तत्पुरुष समास है उसके फिर से 6 भेद माने गए हैं। यहाँ लिखा गया है विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अब विभक्ति के अनुसार क्या है, विभक्ति क्या होता है? तो विभक्ति का मतलब कारक ही होता है। कारक जो है
उसी को विभक्ति भी कहते हैं। तो ये जो 6 प्रकार माने गए हैं तत्पुरुष समास के, वो कारक से रिलेटेड है। अब मैं आपको पहले कारक पे ले चलता हूँ, वहां समझाता। अब मैं आपको पहले कारक पर ले चलता हूँ, वहां मैं समझाता हूँ, फिर आपको बात आसानी से समझ में आ जाएगी। अब यहाँ हमने पढ़ा था टोटल 8 प्रकार के कारक। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अब इन 8 में से हमें पता है कि तत्पुरुष समास में 6 भेद माने गए हैं, तो इनमें 2 के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। वो कौन से हैं? सबसे पहला कर्ता कारक और सबसे आखिरी संबोधन कारक। इन 2 का कोई काम नहीं है। बाकी जो भेद है वो यही 6 उसके आधार हैं और उनके नाम भी इसी के आधार पर रखे गए हैं। पहला होगा कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा करण तत्पुरुष समास, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास, चौथा अपादान तत्पुरुष समास, पांचवा संबंध तत्पुरुष समास, छठा अधिकरण तत्पुरुष समास। अब ये क्या होगा? तो जब भी हम समास विग्रह करेंगे और जहां पर को चिन्ह लगा होगा, ये को कारक चिन्ह लगा होगा समास विग्रह में, तो वहां आपको लिखना पड़ेगा कि वो कौन सा समास है। तो कर्म तत्पुरुष समास है। मैं आगे डेफिनेशन और एग्जाम्पल दोनों बताऊंगा, बस यहाँ पे एक बार शॉर्ट में आपको सारी चीजें बता देता हूँ ताकि समझने में आसानी होगी। तो आप समझ गए कि जहां भी समास विग्रह करते समय को कारक चिन्ह का प्रयोग होगा तो वहां पर कर्म का तत्पुरुष समास होगा। दूसरा है करण कारक, यानी यहाँ पर क्या होगा, जब भी विग्रह करते समय से या द्वारा दोनों में से जब भी किसी एक का प्रयोग होगा तो वहां पर करण तत्पुरुष समास होगा। आगे को के लिए ये जो 2 चिन्ह है, अगर इनमें से किसी एक का प्रयोग होता है तो वो होगा संप्रदान तत्पुरुष समास। फिर से अगर से लगा होता है विग्रह करते समय कहीं पर तो वहां पर होगा अपादान तत्पुरुष समास। का के की अगर कहीं लगा हुआ है तो वो होगा संबंध तत्पुरुष समास। और यदि में या पर में से कोई एक लगा होगा तो वहां पर होगा अधिकरण तत्पुरुष समास। अब हम चलते हैं, हर भेद को डेफिनेशन और एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहला, जैसा कि अभी हमने देखा कि पहला था कर्म कारक, यानी उसके हिसाब से इसका नाम लिखा गया कर्म तत्पुरुष समास। इसमें होता क्या है? तो इसमें 2 पदों के बीच कर्म में कर्म कारक छिपा होता है। इसमें होता क्या है? तो इसमें 2 पदों के बीच में कर्म कारक छिपा हुआ होता है। कर्म कारक का चिन्ह को होता है, उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी जैसा कि अभी मैंने आपको कहा कि जब विग्रह करेंगे, समास का विग्रह होगा और अगर उसमें को चिन्ह का प्रयोग हुआ है तो वहां कर्म तत्पुरुष समास होगा। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे, ये रथ चालक है, ये समस्त पद है और इसका विग्रह लिखा गया है रथ को चलाने वाला। तो रथ को चलाने वाला में कारक चिन्ह जो है वो को का प्रयोग हुआ है, यानी ये कर्म कारक का चिन्ह है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? कर्म तत्पुरुष समास कहलाएगा। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल भी है, ग्राम को गया हुआ, जिसका समस्त पद होता है ग्रामगत, और इसमें जब विग्रह करते हैं तो यहाँ को कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, यानी ये भी तत्पुरुष समास, यानी ये भी कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब हम दूसरे भेद की ओर जाते हैं। दूसरा भेद है करण तत्पुरुष समास, जहां पर पहले पद में करण कारक का बोध होता है। इसमें 2 पदों के बीच करण कारक छिपा होता है। करण कारक का चिन्ह से द्वारा होता है, उसे करण तत्पुरुष कहते हैं। अब इसमें क्या है? इसमें भी सेम उसी नियम को फॉलो किया जाएगा। यहाँ भी क्या होगा, यहाँ करण कारक का जो चिन्ह है से या द्वारा दोनों में से कोई एक प्रयोग होगा। अब हम एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ लिखा गया है स्वरचित। स्वरचित यानी स्वयं द्वारा रचित, यानी खुद जो हमने लिखा है वो।
तो यहाँ क्या होता है, स्व लिखा है और स्वयं लिखा है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो स्वयं द्वारा रचित, यहाँ पूर्व पद और उत्तर पद मिल गया हमको, स्वयं और रचित। और कारक चिन्ह क्या लगा है, द्वारा, और द्वारा कौन सा कारक चिन्ह है, तो करण कारक चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, करण तत्पुरुष समास। यानी जिस कारक का चिन्ह लगा होगा उसी कारक के चिन्ह, यानी जिस कारक चिन्ह का प्रयोग होगा वो तत्पुरुष समास उसी कारक के नाम पे पड़ेगा। उसी तरह है मनचाहा, यानी मन से चाहा, इसमें से लगा हुआ है, यानी ये भी क्या है, करण तत्पुरुष समास है, क्योंकि यहाँ पर जो से है वो करण कारक का चिन्ह है। हम आगे चलते हैं, संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें दो पदों के बीच संप्रदान कारक छिपा होता है, संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए होता है, उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। तो संप्रदान तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें संप्रदान कारक लगा होता है और संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है, के लिए। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये है विद्यालय समस्त पद, और इसका विग्रह करेंगे तो ये लिखा जाएगा विद्यालय, विद्या के लिए आलय। यहाँ पर पूर्व पद विद्या और उत्तर पद आलय, और बीच में लगा है कारक चिन्ह के लिए। और हम सबको पता है कि के लिए संप्रदान कारक चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास। उसी तरह रसोई घर में सेम है, इसे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि दोनों में के लिए लगा है। हम आगे चलते हैं, और अगला है अपादान तत्पुरुष समास। इसमें दो पदों के बीच में अपादान कारक छिपा होता है। अपादान कारक चिन्ह से होता है, उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। अभी मैं जब ये पढ़ रहा था तो उसमें से के बाद जो अलग वर्ड है उसको मैंने स्किप किया। अब मैं इसके बारे में समझाता हूँ कि यहाँ अलग क्यों लिखा गया है। हालांकि मैंने कारक समझाते हुए समझा दिया था कि अलग क्या है, लेकिन अभी मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझा देता हूँ। ये से के बगल में अलग लिखने का कारण ये है कि जब हम ऊपर करण तत्पुरुष समास पढ़ रहे थे तो वहां भी से चिन्ह का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास में भी से चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। तो ये दोनों में से है, तो कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा समास है या कौन सा कारक चिन्ह है। तो बात यह है कि जो हम करण कारक का चिन्ह में जो जिस से का प्रयोग करते हैं वो होता है जरिया, साधन। जैसे हाथ से खाया, गाड़ी से गया, तो क्या है, वो साधन हो रहा है ना, एक हेल्पिंग सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जब अपादान कारक चिन्ह से का जब प्रयोग करते हैं तो वहां उसका अर्थ अलग करने में यूज होता है, अलग करने में। जैसे अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। एग्जांपल देखिए, यहाँ लिखा गया है समस्पद है ऋण मुक्त, और विग्रह किया गया तो ऋण से मुक्त। अब ऋण से मुक्त, जो ऋण लेता है, जो कर्ज लेता है, उसको ऋणी कहते हैं, और जो ऋण चुका देता है यानी उसे कहा जाता है ऋण से मुक्त। अब ऋणी चुका दिया है, यानी अब उसका और ऋण का यानी कर्ज का कोई लेना देना नहीं है, दोनों अलग हो चुके हैं। तो यहाँ अलग भी हो गया है और से चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ क्या होगा, ये अपादान तत्पुरुष समास होगा। अगला वाला एग्जांपल देखिए, यहाँ है देश निकाला, इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, देश से निकाला हुआ है, यानी अब उस व्यक्ति का और देश का कोई रिलेशन नहीं है। जिसको देश से निकाल दिया गया उस व्यक्ति का और देश का कोई रिलेशन, यानी दोनों अलग हो चुके हैं। और बीच में कारक चिन्ह क्या लगा है, से, इसलिए कौन सा समास हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास। आगे चलते हैं, संबंध तत्पुरुष समास। इसमें दो पदों के बीच में संबंध कारक छिपा होता है। संबंध कारक के चिन्ह का के की होता है, उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। अब क्या होता है, इसमें संबंध तत्पुरुष समास में दो पदों के बीच संबंध कारक का प्रयोग होता है, और संबंध कारक का चिन्ह क्या क्या है, तो का, के, की, या फिर रा, रे, री भी हो सकता है। तो यहाँ हम का, के, की के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ है समस्त राजपुत्र, जब इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा राजा का पुत्र, यानी बीच में क्या है, का लगा है। और जब ये का हम देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये संबंध कारक है, और अगर संबंध कारक है तो इसका नाम क्या होगा, संबंध तत्पुरुष समास। उसी तरह दीनानाथ, दिनों के नाथ, इसमें के लगा है तो ये भी
संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसी तरह आगे है घुड़दौड़ यानी घोड़ों की दौड़, इसमें की लगा है तो ये भी क्या होगा, संबंध तत्पुरुष समास। आगे जाएंगे, छठा और आखिरी है इसका अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें दो पदों के बीच अधिकरण कारक छिपा होता है। अधिकरण कारक का चिन्ह में पर होता है, उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। तो क्या होगा, यहाँ दो पदों के बीच जो कारक चिन्ह लगा होगा वो अधिकरण कारक लगा होगा, और अधिकरण कारक के चिन्ह क्या क्या है, तो दो है, में या पर। यानी में या पर दोनों में से किसी एक का जब प्रयोग होगा तो हम समझ जाएंगे कि वो अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। जैसे एग्जांपल है वनवास यानी वन में वास, तो यहाँ में कारक चिन्ह लगा है यानी ये अधिकरण तत्पुरुष समास है। उसी तरह यहाँ घुड़सवार घोड़े पर सवार यानी यहाँ पर लगा है और पर अधिकरण कारक है, इसलिए ये अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। अच्छा, अब तक मैंने कहा कि तत्पुरुष समास के 6 भेद माने गए हैं। तो ये किसके आधार पर थे, विभक्ति के आधार पर यानी कारक के आधार पर थे। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके साथ एक और प्रकार है तत्पुरुष समास का जिसको हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बाकी जो 6 प्रकार हमने पढ़ा ये उसके आधार पे नहीं माना गया, इसलिए इसको सेपरेट माना गया, इसलिए मैंने इसको उसके साथ इंक्लूड नहीं किया। और अब आप समझ लीजिए कि टोटल अगर देखेंगे तो तत्पुरुष समास के 7 भेद है, लेकिन हम उसको ऐसे नहीं कह सकते क्योंकि 6 जो भेद है वो एक आधार पे बांटा गया है और ये जो एक जो सेपरेट है ये दूसरा आधार माना गया इसका, इसलिए दोनों को एक साथ नहीं कह सकते। तो एक और प्रकार आखिरी बचता है तत्पुरुष समास का, इसका नाम है न तत्पुरुष समास। न तत्पुरुष समास का मतलब, यहाँ स्पेलिंग देखिए न और या, ठीक है। न तत्पुरुष समास, न तत्पुरुष समास क्या होता है, जहां पहला पद निषेधात्मक होता है उसे न तत्पुरुष समास कहते हैं। निषेधात्मक यानी नेगेटिव। तो यहां कहा गया कि जो 2 पद है समास में उसमें से जो पहला पद होगा अगर वो नेगेटिव मीनिंग देगा, वो नेगेटिव होगा, तो वो क्या होगा, न तत्पुरुष समास होगा। अब ये कैसे होगा, तो यहाँ देखिए असभ्य, बहुत सारे शब्द है जिसको हम अ लगा के ऑपोजिट बना लेते हैं। सभ्य असभ्य ये ऑपोजिट हो जाता है अ लगा देने से। तो इसमें क्या होगा, जब भी अगर समस्त पद होगा तो उसका स्टार्टिंग अ से होगा मैक्सिमम का, और अगर उसका विग्रह होगा तो वो न सभ्य यानी न से होगा। एक बात हमेशा याद रखिए, न तत्पुरुष समास में जितना भी समास का विग्रह किया जाएगा उसका स्टार्टिंग हमेशा न से ही होगा। आप यहाँ देख सकते हैं अनादि, न आदि, असंभव, न संभव, अनंत, न अंत। तो जब भी विग्रह होगा वो स्टार्टिंग न से होगा यानी पहला पद जो होगा वो नेगेटिव देगा, और अगर समस्त पद होगा तो वो मैक्सिमम का अ से होगा। और हम सबको पता है कि अ लगा देने से चीजें ऑपोजिट हो जाती है यानी ये भी नेगेटिव हो जाती है। तो जो समस्त पद होगा उसका स्टार्टिंग अ से होगा, और जो समास विग्रह वाला होगा पार्ट उसमें भी पूर्व पद न होगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि कैसे पहचाना नया तत्पुरुष समास को और कैसे विग्रह करना है। यानी कोई भी शब्द हो उसका जब विग्रह करेंगे तो स्टार्टिंग में ना लगा देना है और वो शब्द लिख देना है। तो ये है तत्पुरुष समास के सारे भेद।